नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। कृषि को अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि भारत की सर्वाधिक आबादी इसमें लगी हुई है। देश की 1/3 जीडीपी कृषि संसाधनों के बूते चलती है और तेजी से कृषि क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। उत्पादन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शुमार है, लेकिन आज जो खेती के हालात हैं वैसे 70 साल पहले नहीं थे। एक समय था जब भारत को गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता था। भारत में खाने के लायक अनाज पैदा नहीं हो पाता था, लेकिन वक्त के साथ हालात बदले हैं। हरित क्रांति ने भारत के खेती परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल, रासायनिक कीटनाशकों की उपलब्धता ने भारत की खेती की पद्धति को पूरी तरह से बदल दिया है। आज हमारी इस खास पेशकश में इन्हीं बदलावों के बारे में आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वक्त के साथ परंपरागत रूप से होने वाली खेती की जगह आधुनिक मशीनों ने ले ली है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आजादी से पहले से लेकर आजाद भारत में अब तक कृषि क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए हैं। आजादी से पहले भारत पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित देश था, जहां पारंपरिक खेती ही प्रचलन में थी। आज की तरह उन दिनों कृषि के संसाधन और औजार नहीं विकसित हुए थे। उन दिनों कृषि में परंपरागत औजारों जैसे फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हंसिया, बल्लम के साथ ही पशुओं के सहारे खेती की जाती थी। किसान जुताई के लिए बैलों का प्रयोग किया करते थे। भारत में प्रारंभिक कृषि भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर की जाती थी, जिसके लिए आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, छड़ी और मानव श्रम का इस्तेमाल होता था। उस समय कृषि का आधार बदलती ऋतुएं भी थी। मॉनसून, मिट्टी की उर्वरता, नमी और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर खेती निर्भर करती थी। बैलों से खेती की प्रक्रिया। मशीनीकरण से पहले पशुओं के माध्यम से ही खेती की जाती थी। हम आधुनिकीकरण की ओर हैं, लेकिन आजादी से पहले हम कृषि के लिए बैलों और अन्य पशुओं पर निर्भर थे। उस वक्त बैल न केवल खेतों की जुताई करते थे, बल्कि रहट पूर्व और मोट के माध्यम से उनकी सिंचाई भी करते थे। इतना ही नहीं, फसल की कटाई के बाद बैलों से ही उनकी मढ़ाई एवं बैलगाड़ी के माध्यम से बैल उसे ढोकर घर तक ले जाते थे। पहले गेहूं सहित अन्य अनाज की पिसाई, गन्ने की पेराई भी बैलों के माध्यम से होती थी। बैलों के गोबर से उपले तैयार होते थे, जिससे भोजन बनता था। बैलों के गोबर से ही खाद बनती थी, जो प्राकृतिक रूप से खेतों को उपजाऊ बनाती थी। यानी खेती से पहले और फसल तैयार होने तक पशुओं की खास भूमिका थी। खुरपी, इसे देशी खुरपी भी कहा जाता है। इससे खड़ी फसलों में घास या फालतू के खरपतवार की निराई की जाती है। इस देशी यंत्र खुरपी की सहायता से घने फसलों में से एक एक घास को निकाला जाता था, वो भी उपज को बिना नुकसान पहुंचाए। इस खुरपी कृषि यंत्र का प्रयोग ऐसे फसलों में किया जाता था जहां की मिट्टी सख्त और कठोर होती थी, जैसे गाजर, मूली की खेती, मिर्च, धान, गेहूं इत्यादि फसलों के पौधों के आसपास इसका इस्तेमाल किया जाता था। खुरपी के इस्तेमाल से घास के टूटने का डर नहीं रहता था, क्योंकि घास को हाथ से निकालने पर वो ऊपर से टूट जाती, फिर उसमें से नई शाखाएं निकलकर फसलों को हानि पहुंचा सकती थी। हंसुआ या हंसिया, ये यंत्र फसलों की कटाई के लिए उपयोग में लिया जाता था। इसकी मदद से किसान धान की फसल, गेहूं की फसल, ज्वार, बाजरे की फसल और अन्य सभी फसलों की कटाई करते थे। फरसा या फावड़े का उपयोग, ये देसी यंत्र खेतों की खुदाई और फसलों को मिट्टी चढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जाता था। फावड़े का उपयोग खेतों की जुताई के बाद खेत के बचे हुए कोनों की खुदाई करने, मिर्च, बैंगन, गेंदा इत्यादि फसलों को मिट्टी चढ़ाने और परती खेतों की खुदाई के साथ साथ अन्य कार्यों के लिए भी फावड़े का इस्तेमाल किया जाता था। कुदाल, इसे बहुत से किसान भाई कुदार के नाम से भी जानते हैं। एक किसान के जीवन में कृषि कार्यों के लिए अन्य कृषि यंत्रों के साथ साथ
कुदाल का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कुदाल का उपयोग किसान भाई फसल लगाने के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी की गुड़ाई, छोटी छोटी क्यारियों में बीच में बुआई, आलू की फसल को गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाने तथा इत्यादि कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाया करते थे। प्राचीन भारत गांवों में बसता था, जहां खेती के तौर तरीके भी पारंपरिक ही थे। उस समय कृषि कार्यों के लिए किसी आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं होता था। उन दिनों लोगों के पास ना तो इतनी पूंजी थी कि वे मशीनी खर्च वहन कर सके और ना ही मशीनों के इस्तेमाल का ज्ञान था। जैसा कि भारत की आत्मा गांव में समाई है और कृषि क्षेत्र में विकास की राह गांव से ही होकर गुजरती है। भारत को महानगरीय सभ्यता से जोड़ने में अहम भूमिका रही अंग्रेजों की। 2 शताब्दियों तक चले ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में दूरगामी असर वाले परिवर्तन किए गए। कुछ बदलाव तो इतने जबरदस्त थे कि इनसे देश की आर्थिक व्यवस्था का नक्शा ही बदल गया। ब्रिटिश शासक अपने साथ पश्चिमी विज्ञान और बुद्धिवादी मानवीय मूल तो लाए ही, इसके अलावा कृषि में कई आधारभूत बदलाव भी किए गए, जिससे भारत की कृषि में एक क्रांति आई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और आजादी के बाद नए भारत के निर्माण में बड़ी चुनौतियां आईं। इनमें से एक थी विशाल जनसंख्या का पेट भरना, जिसके लिए खेती के तौर तरीकों और उपकरणों में बदलाव की जरूरत थी। इसमें हरित क्रांति और मशीनीकरण बड़ा रोल अदा कर गया। इसी पर एक रिपोर्ट। ब्रिटिश कॉलोनीज के भारत में बसने के बाद कई क्षेत्रों में अहम बदलाव आए, जिसमें से कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। आधुनिक उपकरण और खेती के नए तौर तरीके अंग्रेजों ने जाने अनजाने में भारतीय किसानों के साथ साझा किए। अंग्रेजों से आजाद होने के बाद एक नए भारत का निर्माण हुआ। इस नए भारत के पास विशाल जनसंख्या थी, जिसका पेट भरने के लिए खेती के तौर तरीकों और उपकरणों में आधुनिकीकरण की जरूरत थी। लेकिन हमारे पास जो संसाधन मौजूद थे वो अपर्याप्त मालूम पड़ते थे। लिहाजा कृषि में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों की भारी कमी से जूझ रहा था। वर्ष 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसका मुख्य कारण कृषि को लेकर औपनिवेशिक शासन की कमजोर नीतियां थी। उस समय कृषि के लगभग 10% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK उर्वरकों का औसत इस्तेमाल 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम था। गेहूं और धान की औसत पैदावार 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास थी। वर्ष 1947 में देश की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी, जो कि वर्तमान की जनसंख्या का लगभग 1/4 है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन कम होने के कारण उतने लोगों तक भी अनाज की आपूर्ति करना असंभव था। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिकतर रोपण फसलों में किया जाता था। खाद्यान्न फसलों में किसान गोबर से बनी खाद का ही उपयोग करते थे। पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं जो 1950 से 1960 तक चली, उनमें सिंचित क्षेत्र के विस्तार और उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद अनाज संकट का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर अनाज व कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए शोध किए जा रहे थे तथा अनेक वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा था। इसमें प्रोफेसर नॉर्मन बोरलाग प्रमुख थे, जिन्होंने गेहूं की हाइब्रिड प्रजाति का विकास किया था। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। वर्ष 1960 के मध्य में स्थिति और भी दयनीय हो गई, जब पूरे देश में अकाल की स्थिति बनने लगी। उन परिस्थितियों में भारत सरकार ने विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति के बीज मंगवाए। अपनी उच्च उत्पादकता के कारण इन बीजों को हाई यील्डिंग वेराइटीज यानी HYV बीज कहा जाता है। सबसे पहले HYV को वर्ष 1960 से 1963 के दौरान देश के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया और इसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम नाम दिया गया। यह प्रयोग सफल रहा
और वर्ष 1966 से लेकर 1967 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। पारंपरिक बीजों के स्थान पर HY20 के प्रयोग में सिंचाई के लिए अधिक पानी, उर्वरक, कीटनाशक की आवश्यकता होती थी। अतः सरकार ने इसकी आपूर्ति हेतु सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया तथा उर्वरकों आदि पर सब्सिडी देना प्रारंभ किया। प्रारंभ में HYV का प्रयोग गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का में ही किया गया था और गैर खाद्यान्न फसलों को इसमें शामिल नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप भारत में अनाज उत्पादन में अत्यंत वृद्धि हुई। हरित क्रांति से देश में खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न गहनता दोनों में तीव्र वृद्धि हुई और भारत अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो सका। वर्ष 1968 में गेहूं का उत्पादन 170 लाख टन हो गया, जो कि उस समय का रिकॉर्ड था तथा उसके बाद के वर्षों में यह उत्पादन लगातार बढ़ता गया। हरित क्रांति के बाद कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार तकनीकी के प्रयोग से कृषि का स्तर बढ़ा तथा कम समय और श्रम में अधिक उत्पादन संभव हुआ। कृषि के मशीनीकरण के चलते कृषि हेतु प्रयोग होने वाली मशीनों के अलावा हाइब्रिड बीजों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशी तथा रासायनिक उर्वरकों की मांग में तीव्र वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप देश में इसके संबंधित उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ। हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि के विकास के लिए आवश्यक अवसंरचनाएं जैसे परिवहन सुविधा हेतु सड़कें, ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति, भंडारण केंद्रों और अनाज मंडियों का विकास होने लगा। विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और अन्य सब्सिडी सेवाओं का प्रावधान भी इसी समय शुरू किया गया। इसी कदम के फलस्वरूप किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलना संभव हो सका। किसानों को दिए जाने वाले इस प्रोत्साहन मूल्य से वो नई कृषि तकनीकी अपनाने में सक्षम हुए। हरित क्रांति तथा मशीनीकरण से उत्पादन में हुई बढ़ोतरी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर विकसित हुए। ये वो दौर था जब भारत में कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हुए, जहां से देश खेती के विकास में नए आयाम छूने लगा। आज के भारत की बात करें तो हमारी जनसंख्या पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। जाहिर है जनसंख्या के साथ साथ लोगों की उपभोग क्षमता भी बढ़ी और जरूरत महसूस हुई विशाल खाद्यान्न भंडारण की। वर्तमान भारत में खेती के लिए नए नए संसाधन और नवीनतम तकनीकें मौजूद हैं, जिसमें ड्रोन से लेकर मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल खाद्य औद्योगिकी के लिए किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। भारत की परंपरागत रूप से होने वाली खेती में काफी बदलाव आए हैं। खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले हाथ के औजारों और पशु शक्ति की जगह उन्नत और आधुनिक मशीनों ने ले ली है। नई टेक्नोलॉजी और पेस्टिसाइड्स आ गए हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी भी एक खास विजन के तहत कृषि के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर नई तकनीकों को बढ़ावा देने और उन्हें हमारे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए अग्रसर हैं। इसी पर एक रिपोर्ट। भारत की आत्मा गांव में समाई है और कृषि क्षेत्र में विकास की राह गांव से ही होकर गुजरती है। भारत को महानगरीय सभ्यता से जोड़ने में अहम भूमिका रही अंग्रेजों की। 2 शताब्दियों तक चले ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में दूरगामी असर वाले परिवर्तन किए गए। कुछ बदलाव तो इतने जबरदस्त थे कि इनसे देश की आर्थिक व्यवस्था का नक्शा ही बदल गया। ब्रिटिश शासक अपने साथ पश्चिमी विज्ञान और बुद्धिवादी मानवीय मूल्य तो लाए। इसके अलावा कृषि में कई आधारभूत बदलाव भी किए गए, जिससे भारत की कृषि में क्रांति आई। हरित क्रांति से लेकर विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तक भारत कृषि प्रौद्योगिकी में लगातार विकास कर रहा है। एक कृषि देश होने के नाते भारत विकास के उस स्तर पर पहुंच गया है जहां ये सदाबहार क्रांति की मांग करता है, यानी कम प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, जमीन और ऊर्जा के इस्तेमाल के साथ अधिक उत्पादन करना। भारत में ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं। इन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, इसलिए इन्हें कम जमीन में ही खेती करनी पड़ती है।
ना तो बड़ी बड़ी मशीनें फिट बैठती हैं और ना ही पारंपरिक खेती। हमारे किसान भाइयों के सामने सबसे बड़ी चुनौती वक्त के साथ तालमेल बैठाकर पैसा बचाने की है। किसानों की उपज को दोगुना करने के लिए कई आधुनिक मशीनों और यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि शुगर केन प्लांटर, कटर, रोटावेटर, बेलर, हैरो, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पावर टिलर, रोटरी सीडर, ऑटो पायलट ट्रैक्टर, टाइन कल्टीवेटर, फसल सेंसर, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन या मानव रहित विमान। कृषि में मिट्टी, उर्वरक, बीज, सिंचाई और सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक कीटनाशक है, जो किसान द्वारा बीज भूमि की तैयारी, उर्वरक, सिंचाई और अन्य कृषि आदानों पर निवेश करने के बाद बीमा की भूमिका निभाता है। कीटनाशक फसलों को विभिन्न कीटों, बीमारियों, घुन और खरपतवारों से बचाते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप फसल की उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। वास्तव में जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ में अणु खोजकर्ताओं द्वारा शोध की गई नई तकनीक हरित रसायन अणुओं का उपयोग हमेशा विकसित होने वाले कीड़ों और बीमारियों से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए पुराने अणुओं ने प्रतिरोध विकसित किया है। संक्षेप में कहें तो आधुनिक मशीनीकरण के दौर में किसानों को वास्तव में खेती के लिए न्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत है। उस समय कृषि के लगभग 10% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी एनपीके उर्वरकों का औसत इस्तेमाल 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम था। गेहूं और धान की औसत पैदावार 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास थी। वर्ष 1947 में देश की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी, जो कि वर्तमान की जनसंख्या का लगभग 1/4 है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन कम होने के कारण उतने लोगों तक भी अनाज की आपूर्ति करना असंभव था। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिकतर रोपण फसलों में किया जाता था। खाद्यान्न फसलों में किसान गोबर से बनी खाद का ही उपयोग करते थे। पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं जो 1950 से 1960 तक चली, उनमें सिंचित क्षेत्र के विस्तार और उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद अनाज संकट का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर अनाज व कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए शोध किए जा रहे थे तथा अनेक वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा था। इसमें प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग प्रमुख थे, जिन्होंने गेहूं के हाइब्रिड प्रजाति का विकास किया था, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। वर्ष 1960 के मध्य में स्थिति और भी दयनीय हो गई, जब पूरे देश में अकाल की स्थिति बनने लगी। 1960 के दशक में हमने खाद्यान्न की कमी और खाद्यान्न के आमने सामने की स्थिति देखी थी और हमें USA से PL 480 में गेहूं मिल रहा था। 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था और अमेरिका ने भारत को गेहूं की आपूर्ति नहीं करने की धमकी दी थी। उस समय हमारे माननीय दिवंगत प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उत्तर दिया, यदि आप हमें वो नहीं देते हैं तो हम अपने दम पर प्रबंधन करेंगे, और उन्होंने राष्ट्र से सप्ताह में एक बार सोमवार को उपवास शुरू करने के लिए कहा, जिसे ज्यादातर लोगों ने शुरू किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलने का दृष्टिकोण संभव है यदि हम कृषि के क्षेत्र में खुद को और बेहतर कर सके। ये नीति आयोग की एक बैठक में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया था। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं भारतीय कृषि के 1950 से 2020 तक के सफर को। विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और अन्य सब्सिडी सेवाओं का प्रावधान भी इसी समय शुरू किया गया। इसी कदम के फलस्वरूप किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलना संभव हो सका। किसानों को दिए जाने वाले इस प्रोत्साहन मूल्य से वो नई कृषि तकनीक अपनाने में सक्षम हुए। हरित क्रांति तथा मशीनीकरण से उत्पादन में हुई बढ़ोतरी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर विकसित हुए। ये वो दौर था जब भारत में कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हुए, जहां से देश खेती के विकास में नए आयाम छूने लगा था। आज के भारत की बात करें तो हमारी जनसंख्या पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। जाहिर है जनसंख्या के साथ साथ लोगों की उपभोक्ता क्षमता भी बढ़ी और जरूरत महसूस हुई विशाल खाद्यान्न भंडारण की। वर्तमान भारत में खेती के लिए नए नए संसाधन और नवीनतम तकनीकें मौजूद हैं, जिनमें ड्रोन से लेकर मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल खाद्य औद्योगिकी के लिए किया जाता है। एक तरफ हमने देखा कि भारत की पैदावार बहुत बढ़ गई, लेकिन आज भी हमारा देश एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बहुत पीछे।
भारत और दुनिया के बाकी देशों में अगर गेहूं, चावल जैसी फसलों की पैदावार की तुलना की जाए तो भारत 9 देशों की इस लिस्ट में सबसे नीचे आता है। चावल की पैदावार जहां यूएसए में 8.3 टन पर हेक्टेयर है, तो वहीं भारत में सिर्फ 4 टन पर हेक्टेयर है। गेहूं की पैदावार चीन में जहां 5.6 टन पर हेक्टेयर है, तो वहीं भारत में ये महज 3.5 टन पर हेक्टेयर रह जाती है। ये सारे आंकड़े जून 2021 में FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल द्वारा जारी किए गए थे। हम यहाँ देख सकते हैं कि कॉटन, राइस और वीट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का कितना स्कोप है। इसका सीधा संबंध भारत में नई तकनीक के कीटनाशकों का न होना है। हम देख सकते हैं कि कुल 1175 में से दुनिया भर में पंजीकृत कीटनाशकों में चीन में 950 प्लस, यूएसए में 800 प्लस, पाकिस्तान और वियतनाम में 450 प्लस है, जबकि भारत में केवल 294 कीटनाशक अणु हैं। ये भारत में पंजीकरण प्रणाली में अधिक देरी के कारण है। आइए पहले भारत की पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के कुछ बेसिक जान ले और विश्व के साथ उसकी एक तुलना देख लें। खेती में कीटनाशकों का उपयोग प्राचीन काल से ही होता रहा है। जब रोटेनॉन, निकोटीन, तंबाकू के अर्क और डेरिस पौधे की जड़ जैसे प्राकृतिक उत्पाद उपयोग में आए थे। 1939 में डीडीटी की खोज और 1941 में बीएचसी की कीटनाशक गतिविधि के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सिंथेटिक कीटनाशकों का उपयोग तेज हो गया। युद्ध के बाद इन रसायनों को कृषि कीटों के नियंत्रण के लिए प्रभावी पाया गया और कई कीटनाशकों जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बोमेट, सिंथेटिक पाइरेथ्राइड का वर्ग कृषि कीटों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी पाए गए। भारत में पहली बार 1948 से 1949 में सिंथेटिक कीटनाशकों का मलेरिया के लिए डीडीटी और टिड्डी नियंत्रण के लिए बीएचसी का इस्तेमाल किया गया था। हरित क्रांति के कारण भारत में कीटनाशकों का उपयोग 1956 में 2.4 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 1984 में 80 मिलियन हेक्टेयर हो गया। 1990 के दशक में बेहतर पर्यावरण और सुरक्षा के साथ यौगिकों की खोज में अनुसंधान में वृद्धि देखी गई। तब से कीटनाशकों के नए और बेहतर परिवार उपयोग में आए हैं, जो बहुत प्रभावी हैं और कुछ ग्राम प्रति हेक्टेयर की खुराक में उपयोग किए जाते हैं। भारत में व्यावसायिक रूप से पेश किया गया पहला कीटनाशक इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज यूके द्वारा गैमेक्सिन था और इसकी गुड़गांव इकाई में बनाया गया था, जो अब धानुका ग्रुप के स्वामित्व में है। अब भारत सालाना 58,000 टन कीटनाशकों का उपयोग करता है। विश्व स्तर पर भारत में कीटनाशकों का उपयोग निम्नतम 0.34 किलोग्राम पर हेक्टेयर, निम्न की तुलना में चीन 13.07 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जापान 11.84 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ब्राजील 5.94 किलोग्राम पर हेक्टेयर। चीन विश्व स्तर पर कीटनाशकों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसके बाद यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा और भारत का स्थान है। भारत कृषि में इस बड़े अवसर के नुकसान का मुख्य कारण यह है कि भारत में नई तकनीक कीटनाशक उपलब्ध नहीं है, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर नई तकनीक को बढ़ावा देने और उन्हें हमारे किसानों को उपलब्ध कराने के बारे में बात की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही है। चाइना से हमारी जीडीपी यूनिटरी रेट के हिसाब से 1/3 है। अगर हम चाइना के बराबर लेवल पे जीडीपी ले आए तो हमारी एग्रीकल्चर की जीडीपी $854 बन ज्यादा हो सकती है। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है 2024-25 तक देश की आमदनी $5 ट्रिलियन करना, जिसमें से एग्रीकल्चर सेक्टर से $1 ट्रिलियन मिनिमम आ सकती है। इसके बारे में हमने आगे की जांच पड़ताल की तो हमें काफी कारण पता चले। आइए इस विषय में जानें। जबकि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कीटनाशक पंजीकरण के लिए सरकारी निकाय CIB और RC ने लगभग 6,245 कंपनियों को विभिन्न पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैं। कृषि मंत्रालय ने अपने आयात, निर्यात, उत्पादन, बिक्री और खरीद डेटा जमा करने के लिए कई बार CIB और RC के सभी पंजीयकों को सार्वजनिक नोटिस जारी किए, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार केवल 314 कंपनियों ने इसे जमा किया। उपरोक्त के बावजूद और कई सार्वजनिक नोटिसों में उल्लेख करते हुए कि ऐसी कंपनियों का कोई नया पंजीकरण जारी नहीं किया जाएगा,
और 261वीं आरसी बैठक में निर्णय के अनुसार राज्य द्वारा कोई विनिर्माण लाइसेंस जारी नहीं किया जाना चाहिए। न्यूनतम विनिर्माण सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, जनशक्ति और सुरक्षा मानकों को निर्धारित करते हुए अब तक राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा कमर्शियल लाइसेंस और पंजीकरण जारी करने से इसका उल्लंघन जारी है। विमुद्रीकरण के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक दिन में 3 लाख से अधिक छद्म वित्तीय शेल कंपनियों के पंजीकरण रद्द कर दिए। आइए बताते हैं कि छद्म कीटनाशक कंपनियों के लाइसेंस और पंजीकरण कब तक रद्द कर दिए जाएंगे। कीटनाशक उद्योग को कीटनाशक अधिनियम 1968 और नियम 1971 के तहत नियंत्रित किया जाता है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि कीटनाशक निरीक्षक को वर्ष में 2 बार एक निर्माण इकाई और वर्ष में 3 बार डीलर के पास जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इसका पालन नहीं किया जाता है और इंस्पेक्टर को सैंपलिंग का एक कोटा दिया जाता है और वो केवल अच्छी कंपनियों के चुनिंदा सैंपलिंग द्वारा ही उसे पूरा करता है और निहित स्वार्थों के कारण संदिग्ध और फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटरों को छोड़ देता है। इन सब का नतीजा ये हुआ कि इंडस्ट्री में गलत या अवैध माल की भरमार हो गई। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटरों के प्रसार से बचने के लिए विज्ञान आधारित कीटनाशक उद्योग में उचित निरीक्षण, उचित बुनियादी ढांचे का रखरखाव होना चाहिए। कीटनाशक अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए। भारतीय कृषि की क्षमता। भारत कृषि उपज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों की उपस्थिति के कारण भारत में उत्पादित 544 फसलों की संख्या में हम विश्व स्तर पर शीर्ष 2 में हैं, जो अपार क्षमता दिखा रहा है। भारत में कृषि योग्य भूमि 156.42 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि विश्व के कृषि योग्य क्षेत्र का 11.2% हिस्सा है। भारत का कुल वार्षिक उपयोग योग्य जल संसाधन 1121 BCM है और भारत में विश्व के ताजे पानी की 4% उपलब्धता है। न्यूनतम कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग करके अभी भी भारत कृषि उपज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के पास विश्व की केवल 2.28% भूमि होने के बावजूद विश्व की जनसंख्या का 16% भारत में निवास करता है। भारतीय कृषि का दूसरा पक्ष भी देखते हैं। 26/5/2015 को डीडी किसान के शुभारंभ पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्यान्न उत्पादकता को 2 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ा 3 करने का आह्वान किया। आज भी भारत कृषि पैदावार विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम है और नई तकनीक के प्रयोग के साथ इसे बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ की तुलना में यील्ड गैप ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए। आज की तारीख में कृषि उत्पादों की वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3% से कम है, जो हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए एक बड़ी संभावना को दर्शाता है। फसल का नुकसान एक बड़ा अवसर या नुकसान। 2008 की एक IARI रिपोर्ट का अनुमान है कि कीट संक्रमण और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार गुणवत्ता वाले कीटनाशकों को उपयोग न करने के कारण 90% फसल का नुकसान होता है। भारत सरकार ने कीटनाशक उद्योग को 24 अन्य क्षेत्रों में से निर्यात हब के रूप में घोषित किया है। कीटनाशक उद्योग रुपए की 26,000 करोड़ की सामग्री का निर्यात कर रहा है, जबकि हमारी आयात क्षमता 10,000 करोड़ रुपए के भीतर है और यदि कुछ नीतिगत परिवर्तन किए जाते हैं तो 2024 और 2025 तक हमारे निर्यात को दोगुना किया जा सकता है, क्योंकि कीटनाशक उद्योग को एक चैंपियन क्षेत्र घोषित किया गया है। यदि कीटनाशक क्षेत्र में आवश्यक विभिन्न नियमानुसार सुधार किए जा सकते हैं तो वे अंततः हमारे माननीय प्रधानमंत्री के किसानों की आय बढ़ाने और 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद करेंगे, जिसमें 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान यानी 20% कृषि क्षेत्र से हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।